हेलो गाइस, आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं एडम की रिपोर्ट के बारे में। मेरा ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स वालों के लिए है। यहाँ पे एडम की रिपोर्ट को मैं एक स्टोरी बेस्ड तरीके से आपको बताऊंगी, जिससे 10 मिनट्स में आपको ये पूरी रिपोर्ट अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो गाइस, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ कविता और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडीज। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ओके, सो गाइस, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, एडम कौन थे? सबसे पहला प्रश्न आता है, एडम कौन थे? तो एडम का पूरा नाम था विलियम एडम, और ये एक ईसाई मिशनरी थे जो भारत आए थे ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए। पर जब विलियम एडम भारत आए ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को देखा तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गए थे इस चीज़ से, इन्फ्लुएंस हुए थे हमारे इंडियन कल्चर से, और इसके साथ ही ये चाहते थे कि हम भारतीयों के लिए कुछ करें। तो उस टाइम पे क्या था कि हमारे देश की एजुकेशनल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही थी। तो उस टाइम पे जो हमारे देश के जो वायसराय थे, जनरल गवर्नर थे, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, विलियम एडम को अपॉइंट कर लिया एज अ स्पेशल कमिश्नर, एक विशेष कमिश्नर के रूप में, जो बंगाल और बिहार के क्षेत्र थे उनका सर्वे करने के लिए, एजुकेशनल सर्वे करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे देश की एजुकेशनल कंडीशन उस टाइम काफ़ी ख़राब थी, और लॉर्ड विलियम बेंटिक चाहते थे कि ये जो विलियम एडम है ये बंगाल और बिहार के क्षेत्र का शिक्षा के क्षेत्र में सर्वेक्षण करें। तो इसलिए इन्होंने एज अ स्पेशल कमिश्नर इनको अपॉइंट किया और इनको 1000 रुपये प्रति महीना देने का भी तय किया। विलियम एडम जो थे वो इस प्रस्ताव से खुश हुए, और उन्होंने 1000 रुपये महीना उनको हर महीने मिल रहा था, इस चीज़ से खुश होकर के और इस कार्य से खुश होकर के उन्होंने इस चीज़ के लिए हाँ कर दी, और इन्होंने अपना ये कार्य किया। इन्होंने क्या किया, विलियम एडम ने अपनी इन क्षेत्रों का सर्वे करके टोटल 3 रिपोर्ट जारी करी। रिपोर्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट रिपोर्ट इन्होंने 1835 में अपनी बना के तैयार की थी, सेकेंड की थी 1836 में, और थर्ड की थी 1838 में। तो इन्होंने तीनों रिपोर्ट्स अपनी बना के तैयार करी। लेकिन जब तीनों रिपोर्ट्स को पेश करने का समय आया और 1838 में जब इन्हें ये रिपोर्ट अपनी पेश करनी थी, तब तक जो लॉर्ड बेंटिक थे वो इंग्लैंड वापस जा चुके थे, और हमारे देश के नए वायसराय बन चुके थे, नए गवर्नर जनरल बन चुके थे, जो थे विलियम ऑकलैंड। और विलियम ऑकलैंड के आगे एडम ने अपनी ये रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ओके, सो ये एक स्टोरी थी कि जहाँ पे हम ये जिससे आप ये समझ पाओ कि विलियम एडम कौन थे, इन्होंने रिपोर्ट क्यों बनाई, और ये रिपोर्ट इन्हें किसने बनाने को बोला था, और उसके बाद इन्होंने ये रिपोर्ट किसको सबमिट की थी। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इनकी फर्स्ट रिपोर्ट क्या थी। देखिए, फर्स्ट रिपोर्ट इन्होंने जो अपनी बना के तैयार की थी वो की थी 1835 में। एक चीज़ मैं आपको इन तीनों रिपोर्ट्स के बारे में बता दूं, जो कि तीनों रिपोर्ट्स में सिमिलर है, कि हमारे देश की एजुकेशनल कंडीशन चूंकि उस समय काफ़ी ख़राब थी, तो इन्होंने जो भी बंगाल और बिहार के जितने भी क्षेत्रों का इन्होंने सर्वे किया था, उन क्षेत्रों में इन्हें कुछ चीज़ें सिमिलर ही मिली थी। जैसे कि वुमेन की एजुकेशन कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, स्कूल्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, साथ ही साथ टीचर्स को सैलरी बहुत कम दी जाती थी। लैंग्वेज की अगर बात करें तो लैंग्वेज में अरबी, फ़ारसी, हिंदी, संस्कृत, ये सारी लैंग्वेजेस जो थी ये यहाँ पे पढ़ाई जा रही थी। तो कुछ चीज़ें काफ़ी कुछ आपको कॉमन मिलेगा, और काफ़ी कुछ डिफरेंट पॉइंट्स भी हैं जिन्हें हम एक के बाद एक समझेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट रिपोर्ट की बात करें तो ये 1835 में इन्होंने जारी की थी, और इस रिपोर्ट में इन्होंने बंगाल क्षेत्र का सर्वे किया था और उसके आधार पर रिपोर्ट बनाई थी। बंगाल क्षेत्र का जब इन्होंने सर्वे किया तो इन्होंने पाया कि टोटल इस क्षेत्र में 1 लाख स्कूल चल रहे थे उस टाइम पे, और जिसमें एक कह सकते हैं कि 450 बच्चों के ऊपर एक स्कूल उस टाइम पे वर्क कर रहा था। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे क्या था कि जो फाइनेंशियली अगर हम स्कूलों की कंडीशन देखें तो वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उस समय जो जमींदार हुआ करते थे या तालुकेदार हुआ करते थे, या ये कह सकते हैं जो भी रिच लोग होते थे, अमीर लोग होते थे, वो क्या करते थे, वो इस स्कूलों के लिए फाइनेंस करते थे, उनको जो है फाइनेंशियली आर्थिक सहायता जो है वो प्रदान करते थे। इसी के साथ में टीचर्स की सैलरी इस टाइम पे बहुत कम थी। टीचर्स एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी इच्छा के तौर पे वहाँ पे पढ़ा रहे थे, जिनको खुद से पढ़ाने की इच्छा थी, एक जुनून था पढ़ाने का, वो टीचर्स एक तरह से काम कर रहे थे। टीचर्स की सैलरी इतनी भी नहीं थी कि वो अपना पर्सनल खर्च भी निकाल पाए। वुमेन एजुकेशन इस टाइम पे काफ़ी ख़राब थी, और वुमेन एजुकेशन को लेकर काफ़ी सारे अंधविश्वास भी फैले हुए थे उस समय पे। ये कहा जाता था कि अगर लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया जाएगा तो वो आगे जाके विधवा हो जाएंगी, जल्दी विधवा हो जाएंगी। सो इसलिए वुमेन एजुकेशन को लेकर काफ़ी सारे अंधविश्वास थे, और वुमेन एजुकेशन की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। लोग लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते थे। लैंग्वेज की अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पे इस टाइम पे बंगाल में
अरबी, फ़ारसी, हिंदी, संस्कृत ये सारी भाषाओं में, बांग्ला भाषा में भी जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती थी। जो हिंदू लोग थे वो बांग्ला, हिंदी, संस्कृत में एजुकेशन जो थे वो मतलब पढ़ना पसंद करते थे, और जो मुस्लिम्स थे वो अरबी और फ़ारसी लैंग्वेज में एजुकेशन को मतलब ले रहे थे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ये अपनी फर्स्ट रिपोर्ट बनाने के बाद उनका कहना, ओवरऑल कंक्लूजन यही था कि इस टाइम पे भारत की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और इनका कहना था कि अंधविश्वास इतना ज़्यादा फैला है कि जिस कारण एजुकेशन क्षेत्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सेकेंड रिपोर्ट फिर इन्होंने अपनी बना के तैयार करी 1836 में, जिस रिपोर्ट में इन्होंने सर्वे किया था राजशाही डिस्ट्रिक्ट का, थाना नत्तूर एरिया का, और इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि इस एरिया की जो टोटल पॉपुलेशन थी ये 19 लाख थी। मैं आपको बता दूं, जो ये राजशाही डिस्ट्रिक्ट का इन्होंने जो सर्वे किया था, कहा जाता है कि इंटेलेक्चुअल वे पे अगर देखा जाए, बौद्धिक क्षमता के आधार पर अगर देखा जाए, तो इस एरिया की जो मतलब एजुकेशनल कंडीशन थी काफ़ी अच्छी, मतलब एजुकेशनल कंडीशन नहीं बोलेंगे, इंटेलेक्चुअल नॉलेज की यहाँ मैं बात कर रही हूँ, बौद्धिक क्षमता की बात कर रही हूँ, वो कहा जाता था कि इस जगह की बहुत ही अच्छी थी पूरे देश में। लेकिन जब इन्होंने राजशाही डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलर इस एरिया का पर्सनली सर्वे किया, तब इनका कहना ये था कि यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ टोटल 19 लाख है, और इस 19 लाख की पॉपुलेशन में टोटल सिर्फ और सिर्फ 27 स्कूल चल रहे थे, जो आप खुद समझ सकते हैं कि एजुकेशनल कंडीशन यहाँ की कितनी ज़्यादा ख़राब रही होगी। और 260 स्टूडेंट थे जो टोटल यहाँ पे मतलब स्टडी करने के लिए जाते थे। बाकी 2380 बच्चे ऐसे थे जो कि घर पर ही रह करके एजुकेशन पा रहे थे या प्राप्त कर रहे थे। मेरा यहाँ पे कहना ये था कि ये जो एरिया था राजशाही डिस्ट्रिक्ट, ये पूरे इंडिया में ये कह सकते हैं उस टाइम पे कि बौद्धिक क्षमता में सबसे अच्छा माना जाता था। लेकिन जब इसी एरिया की ही एजुकेशन कंडीशन इतनी ख़राब थी, तो आप समझ लो कि पूरे इंडिया की एजुकेशनल कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब रही होगी। इसके बाद बात आती है इनकी थर्ड रिपोर्ट की, जो इन्होंने तैयार करी 1838 में। इसमें इन्होंने मुर्शिदाबाद और बिहार क्षेत्र का सर्वे किया, और सर्वे करके इन्होंने बताया कि टोटल यहाँ पे स्कूल जो है वो 2567 स्कूल हैं, और टोटल इन स्कूलों में जो पढ़ रहे बच्चे हैं वो हैं 3,09,000। इस टाइम पे जो यहाँ पे मुर्शिदाबाद और बिहार क्षेत्र का जिन्होंने अध्ययन किया था, यहाँ पे इनका कहना था कि वुमेन्स के लिए भी कुछ 6 स्कूल यहाँ पे खोले गए हैं, और जिसमें 210 महिलाएं जो हैं वो मतलब शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। टोटल 6 स्कूल वुमेन के लिए इस एरिया में इन्होंने पाए थे, और 210 वुमेन्स को स्कूल में पढ़ते हुए इन्होंने पाया था। लैंग्वेज में इनका कहना था कि यहाँ पे भी अरबी, फ़ारसी, बंगला, ये जितनी भी लैंग्वेजेस थी, हिंदी, संस्कृत जो मैंने आपको बताई, ये सारी लैंग्वेजेस में यहाँ पे भी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती थी। साथ ही साथ कुछ स्कूल ऐसे भी थे जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज भी जो है वो भी पढ़ाई जा रही थी। टीचर्स की सैलरी अभी भी बहुत कम थी, और स्कूलों की कंडीशन यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। सेकेंड रिपोर्ट में इनका कहना ये था कि सेकेंड रिपोर्ट जो थी, यहाँ पे जो टीचर्स की सैलरी थी ये इनकी 5.5 रुपये हुआ करती थी। और साथ ही साथ लैंग्वेज की अगर बात करें तो यहाँ पे जो 27 स्कूल टोटल थे, ये 27 स्कूल अरबी, कुछ अरबी में शिक्षा देते थे, कुछ फारसी में देते थे, कुछ बांग्ला में देते थे, और कुछ बांग्ला और फारसी दोनों में एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे थे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये तीनों रिपोर्ट में ये जो 4 पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हो, फाइनेंशियल कंडीशन, वुमेन एजुकेशन, टीचर सैलरी और लैंग्वेज, ये चारों काफ़ी सिमिलर पॉइंट्स आपको मिलते हैं। बाकी के कुछ ये आपको मैंने पॉइंट्स अलग से यहाँ पे मैंने नोट डाउन करके दिखाए हैं, सो आप इन्हें लर्न कर सकते हो कि कितने स्कूल थे, कितने स्टूडेंट पढ़ रहे थे, ये सारी चीज़ें। बाकी यही इनकी रिपोर्ट थी जिसमें इन्होंने कंप्लीट अपना पूरा बताया, और बताया कि भारत की एजुकेशनल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अब इसके बाद हुआ क्या, इन्होंने ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की लॉर्ड ऑकलैंड के सामने, क्योंकि विलियम बेंटिक तब तक इंग्लैंड वापस जा चुके थे और भारत के वाइसराय लॉर्ड ऑकलैंड बन चुके थे। लेकिन जो लॉर्ड ऑकलैंड थे, उन्होंने इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया, और निस्यंदन सिद्धांत जो था वो हमारा लागू हो गया था, जिससे विलियम एडम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। सो गाइज, यही थी आपकी विलियम एडम्स की रिपोर्ट जो आपको पूछी जाती है एग्जाम में अक्सर। सो आगे के नए वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।